हाँ जी। तो पहले क्या बताया था? पहचान की ज़रूरत, ठीक है? अब नीड रिकॉग्नाइजेशन आवश्यकता है कि खरीद की पहचान की जानी चाहिए। पहला ये चरण है। इसमें जो व्यक्ति है वो एक्नॉलेज करता है थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलीज, यानी वो आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं के माध्यम से। स्टिमुलीज का मतलब क्या होता है? उत्तेजनाएं, यानी वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है इंटरनल या फिर एक्सटर्नली। एक आम आदमी जब इंटरनली की बात करते हैं ना, जब इंटरनली और आंतरिक की बात करते हैं, इंटरनली या आंतरिक की जब बात कर रहे हैं, तो आंतरिक के केस में क्या होगा? एक आदमी अपनी बुनियादी जरूरतों को देखता है, उसको पता है कि उसको कैसी चीजों को हैंडल करना है, ठीक है? जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, इन सब जरूरतों का ना एक आदमी को पहले से पता होता है कि मुझे इनको कैसे मिटाना है। मुझे भूख लगी है, मुझे क्या खाना है, कहाँ खाना है, इस चीज का मुझे पहले से पता होता है। तो ये जो कंसेप्ट आते हैं ना, जो हम अंतर्मन से, अपने अंतर्मन से उन चीजों का पता है हमें कि क्या सॉल्यूशन है और हम उनका सॉल्यूशन करते हैं, वो चीजें क्या होती है? इंटरनल स्टिमुली कहलाती है, आंतरिक उत्तेजनाएं। दूसरी तरफ बाहरी उत्तेजनाओं से भी हमें कुछ चीजें पैदा मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एक फार्मर है, या मतलब आप मान लो या मेरे पे मान लो, हम कहीं पे अपने काम कर रहे हैं, ठीक है? खेत में क्या अपने काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, और ऑफिस में बैठ के हम काम कर रहे हैं, और काम करते समय हमारे दिमाग में ये आ जाए, यार तुम्हारे पड़ोसी ने ना एसी लगवा लिया है, तुम्हारे पड़ोसी ने एसी लगवा लिया है, और अब मुझे भी कहीं न कहीं मेरे घर में एक एसी, वैसे ज़रूरत तो 2 की है, लेकिन 1 एसी तो लगवाना पड़ेगा। और मैं मेरे पड़ोसी को या किसी और फैक्टर को देख के, किसी बाहर की चीज़ को देख के अब एक एसी खरीदने का डिसीज़न कर लेता हूँ कि हाँ, मुझे एसी खरीदना है। ऐसे ही कोई फार्मर अपने खेतों में काम करते-करते सोचता है कि मेरे पड़ोसी ने कलर टेलीविज़न ले लिया है, यानी कलर टीवी ले लिया है, और अब मुझे भी कलर टेलीविज़न ले लेना चाहिए, रंगीन टेलीविज़न। तो ये जो डिसीजन होते हैं, ये क्या होती है? बाहरी उत्तेजना कहलाती है, ठीक है? एक्सटर्नल स्टिमुलस या फिर बाहरी उत्तेजना कहलाती है। जैसे ही अब बात आती है इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी ऑफ नीड, आवश्यकता की तीव्रता। अब देखो, डिसीजन ले लिया कि मुझे ये खरीद लेना चाहिए, ठीक है? खरीदा नहीं है, अभी सिर्फ ये कि खरीद लेना चाहिए। तो खरीद लेना चाहिए, इसका मतलब वो कहीं न कहीं एक पर्सन की नीड के ऊपर उँगली उठा रहा है। और इंटेंसिटी क्या बताती है, तीव्रता क्या बताती है कि वो कितनी जल्दी अपनी उस नीड को पूरा करता है, अपने आप को संतुष्ट करता है, ठीक है? इस चीज़ को इंटेंसिटी बोलते हैं या तीव्रता बोलते हैं। इस स्टेज पे जो मार्केटर्स होते हैं, उनको अपने उत्पादों का ना मतलब थोड़ा बताना पड़ता है, आइडेंटिफ़ाई करवाना पड़ता है। इस स्तर पर विपणक को ग्रामीण बाज़ारों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करके ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनके वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पहचान कराने में मदद मदद करनी चाहिए। मतलब इस समय क्या करते हैं जो मार्केटर्स होते हैं ना, इस स्टेज पहली स्टेज पे मार्केटर्स ग्राहकों से जाके मिलते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई देखो, इस समय तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, फ्यूचर में भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अभी और भविष्य में दोनों समय आपको ये चीज़, ये प्रोडक्ट आपका साथ निभाएगी। पहली स्टेज में मार्केटर्स ऐसे सोचते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन सर्च। दूसरा वो होता है सूचना खोज। अब सूचना खोज में क्या करेंगे? अब हमने तो देख लिया भाई, रिकॉग्नाइज़ कर लिया, मैंने पहचान लिया मुझे आईफ़ोन खरीदना है। अब आईफ़ोन के बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करना शुरू करूँगा। इन्फॉर्मेशन सर्च करने का जो पहला कदम होता है, वो होता है कि पहले से देखो कि प्री परचेज़ सर्च की पहले से किसने खरीद रखा है। ये भी सर्च 2 तरह की होती है। एक ये इंटरनल आंतरिक, और एक एक्सटर्नल बाहरी। इंटरनल में कहते हैं कि हम खुद के ऊपर ले लेते हैं यार, खुद एक माइंड में सोचते हैं कि खुद के हिसाब से कि ये चीज़ सही है, गलत है, नहीं है, खुद के ऊपर सोचते हैं, अपने अंतर्मन से। बाहरी सोच में ये आ जाता है, जब बाहरी खोज करते हैं, तो ये आ जाता है कि हम अपने परिवार के सदस्यों की हेल्प लेते हैं, मित्र की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, या फिर ओपिनियन, कोई लीडर होता है, राय का नेता,
जो हर चीज़ में राय देते हैं, ठीक है? ऐसा होता है ना कि बड़े बुजुर्ग वगैरह कहीं अड़ोस-पड़ोस में गाँव में एक ब बुजुर्ग होता है, बोला यार ये काम करना है, बोले उससे सलाह ले लो। मतलब काम करना ना करना अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति से जाके सलाह ले लो, क्योंकि वो जो व्यक्ति है ना उसने ज़िंदगी जी रखी है, अपनी अच्छी खासी लाइफ़ बिता रखी है और वो कभी गलत सलाह नहीं देगा। तो ऐसे जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं, राय के नेता, उनसे संपर्क कर कहने का मतलब क्या है कि कुछ कुल मिला के हम या तो इंटरनली खुद की सोच पे डिपेंड करते हैं या दूसरी तरफ हम डिपेंड करते हैं कि भाई बाहर के जो आस-पास के हमारे लोग हैं, जो हमारे करीबी लोग हैं, याद रखिएगा करीबी, जो हमारे करीबी नियरहुड जो पीपल्स हैं, उनके बारे में, उनसे एक उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं, उनकी सोच जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। अब रूरल कंज्यूमर जो है प्राइमरीली अपनी इन्फॉर्मेशन जो गैदर करता है पर्सनल सोर्सेज़ से करता है। ग्रामीण उपभोक्ता ज़्यादातर किससे पूछता है? सदस्यों से पूछता है, पड़ोसियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जो पहले भी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ जो वस्तुएँ वो खरीद चुके हैं, वो उपयोग कर चुके हैं। इनका प्रेफ़रेंस जो रूरल कंज्यूमर होता है ना, उसका प्रेफ़रेंस किसको चाहता है कि किससे सामान पूछें? बोले यार एक बोला फार्म ट्रैक वाला ट्रैक्टर कैसा रहेगा? ठीक है? फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर कैसा है? भाई एक कोई किसान है कि ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, पूछता है कि फार्म ट्रैक का कैसा है? तो उसको याद आएगा कि भई फलाने ने फलाने उस फलाने दिन या 6 महीने पहले फार्म ट्रैक लिया था। एक बार उससे जाके ना पूछ लूँ भाई तेरा ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है? क्या सही काम कर रहा है या बढ़िया चलता है? कि अब मैं खरीदने जा रहा हूँ कि मैं भी खरीद लूँ क्या? तो ये चीज़ें जब आती है ना तो कंज़्यूमर बिहेवियर में रूरल कंज़्यूमर जो होते हैं वो हमेशा प्रेफ़रेंस पे चलते हैं कि पहले वो प्रेफ़रेंस उसको देते हैं कि भई आपके अड़ोस-पड़ोस, रिश्तेदार, पड़ोसी वो चीज़ पहले खरीद चुके हों और उन उन चीज़ों में खरीद चुके हों और उनके बारे में अपनी राय दे दें, ठीक है? दूसरा जो व्यावसायिक स्रोत होते हैं जैसे कमर्शियल सोर्सेज़ होते हैं, इनके अलावा कुछ कमर्शियल सोर्सेज़ से भी इनको पता लगता है। जैसे मास मीडिया है, विज्ञापन है, पैकेजिंग, विंडो डिस्प्ले ये चीज़ें निर्भर करती हैं, लेकिन कम करती हैं। इन सभी जगह कमर्शियल सोर्सेज़ के ऊपर जो ग्रामीण उपभोक्ता है, वो विश्वास करता है, लेकिन बहुत कम, ठीक है? बहुत कम करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने भाई पे, बहन पे, पिता पे या कह लो कि रिश्तेदार पे ज़्यादा विश्वास है। गाँव के उस आदमी पे जिसके पास वो पहले से सामान है, उसके ऊपर उसको ज़्यादा विश्वास होगा, ना कि इन चीज़ों के ऊपर। विश्वास इन पे भी होगा, लेकिन कम होगा। रूरल कंज़्यूमर जो रूरल कंज़्यूमर है, वो एक्सपेरिमेंटली अपने सोर्सेज़ को पहचानता है। जैसे महसूस करता है, स्पर्श करता है, फ़ील करता है, टच करता है। अब यहाँ पे ना मैं एक आपको नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो एक गाँव का व्यक्ति है, ग कार खरीदने जाता है, ठीक है? कार खरीदने जाता है शोरूम में और शोरूम में जाके पहले वो कार को छू के देखेगा, टच करेगा, महसूस करेगा, अंदर बैठ के देखेगा, कंफर्टेबल है कि नहीं है, ठीक है? फिर उसका ट्रायल लेगा, उसको चला के देखेगा। उस मॉडल की गाड़ी को चला के देखेगा, ट्रायल करेगा और फिर पूछेगा, "भाई डेमो दो मुझे इस गाड़ी का, इसकी विशेषताएँ बताओ।" ठीक है? तो ग्रामीण जितने भी खरीदार होते हैं, वो काफ़ी जागरूक होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक ओल्ड स्टाइल की वज़ह से बोल देते हैं कि भई गाँव के लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल उनको भी काफ़ी अच्छी-खासी नॉलेज होती है, वो भी जाते हैं सामने वाले को बोलते हैं, "हाँ भाई बता मेरे को इस चीज़ के बारे में।" ठीक है? और एक और बात मैं आपको बताऊँ तो ग्रामीण लोगों को ना ज़्यादातर अट्रैक्ट करने के लिए तो कार शोरूम का चलो मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया कि बंदा खुद से चला गया। लेकिन अब जो मार्केटर्स हैं वो क्या करते हैं? कई बार क्या करते हैं गाड़ियों को बड़ी बड़ी गाड़ी के पीछे चढ़ा के उनको गाँव में ले जाते हैं। आपने कई बार बाइक वग़ैरह के लिए देखा होगा ये। ये चीज़ है ना आपने बाइक के लिए देखी होगी कि एक जैसे एक गाड़ी है, ठीक है? एक गाड़ी है वो ओपन टाइप की है और ओपन टाइप की गाड़ी के पीछे यहाँ पे 3-4 बाइक खड़ी करके
और इसके ऊपर इसके बाहर यहाँ पे एक टेंट लगा देंगे और टेंट लगा के यहाँ पे उनका एग्जीक्यूटिव बिठाएंगे और एक माइक इसके गाड़ी के ऊपर माइक लगा देंगे जो सारा दिन इन गाड़ियों के बारे में बताता रहेगा और एक फेरी टाइप का चीजें करके मतलब सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो इस समय क्या होगा? ऐसे में ऐसी स्थिति में ये कर क्या रहे हैं? ये देखो लोगों को ना जागरूक कर रहा है बाय एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा टेलीविजन में, अखबारों में विज्ञापन देके या वीडियो ऑडियो वैन जो होती है उसके थ्रू डिस्प्ले करके लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट आपके लिए सही है, कैसे नहीं है। ठीक है? ये सारा आ गया इंफॉर्मेशन सर्च में। अब नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन। अब यहाँ पे देखो ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति जाते ही सब कुछ खरीद लेगा, मूल्यांकन करेगा, देखेगा। ठीक है? अब कार का एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं वापस। ग्रामीण व्यक्ति है, कार खरीदने गया, उसको बोला कि ये कार है जी 10 लाख रुपए की। ठीक है? तो ग्रामीण जो व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि 10 लाख रुपए मैं इस गाड़ी के दूँ, इससे अच्छा मैं देखता हूँ कि इसी रेट में या इससे कम रेट में इस गाड़ी को मेंटेन करने वाला या इस गाड़ी को टक्कर देने वाला सेम लेवल की, सेम स्पेसिफिकेशन वाली कोई और गाड़ी है क्या? तो वो दूसरे शोरूम्स में जाएगा, वहाँ जाके इन चीज़ों को पता करेगा। ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी विकल्पों का मूल्यांकन। उपभोक्ता जो होता है, जो टिकाऊ वस्तु और महँगे उत्पादों के मामले में ग्रामीण उपभोक्ता द्वारा खरीदारी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जो बहुत ज़्यादा महँगी प्रोडक्ट होते हैं ना, देखो सस्ते तो हम वैसे भी खरीद लेते हैं, कोई सस्ता-सा है, ठीक है? सस्ता-सा प्रोडक्ट है, सस्ता-सा प्रोडक्ट तो हम वैसे भी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो महँगा प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा महँगे हैं, उनके उन केसेज़ में क्या करते हैं, हम ओपिनियंस लेना शुरू कर देते हैं कि क्या सेम प्रोडक्ट किसी और कंपनी का हो सकता है, सस्ते में मिल जाए, ठीक है? तो आवश्यक जानकारी इकट्ठा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अगले चरण में प्रवेश करते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं और इस चरण के अंदर है ना हम मॉडलों को, ब्रांड को, उनके मानसिक और शारीरिक परीक्षणों के चरणों के मतलब हर चीज़ के लेवल पे हम एक देखते हैं, पूरी तरह इवैल्यूएट करते हैं हर एक स्टेज को। मेंटली भी और फिज़िकली भी हम अलग-अलग मॉडल पे, अलग-अलग ब्रांड्स पे जाने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं भई हम यहाँ पे। ये कल ना ये ना हो कि भई हमने तो 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, ठीक है? और अगले साल इस गाड़ी को बेचना पड़ गया, वो गाड़ी 4 लाख की बिक रही है, 6 लाख का घाटा हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है? उस गाड़ी की मार्केट वैल्यू नहीं है। तो अब मार्केट वैल्यू की वज़ह से अगर डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास ज़्यादा हो जाता है, वो भी समस्या है। ये भी चीज़ें सोच के चलता है, जो एक ग्राहक होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम नोट करके चलेंगे। आगे चलते हैं, परचेज़ डिसीज़न अब वो खरीदने का निर्णय ले चुका है। अब उसने खरीदने का निर्णय ले लिया। अब विकल्पों के मूल्यांकन के बाद वो फाइनली खरीदारी कर लेता है। निर्णय ले लेता है कि अब मैं इस चीज़ को खरीदूँगा। आम तौर पे जब ये एक कोई उपभोक्ता होता है ना, जब ये चीज़ें खरीदता है, तो वह सबसे ज़्यादा पसंद करता है, वही चीज़ खरीदता है। हालाँकि खरीदारी का निर्णय लेते समय भी कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक होता है सोशल फैक्टर। जब भी कोई चीज़ खरीदी जाती है, फाइनली मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं? देखो जो हम मान लो मैं कपड़े खरीदने गया, ठीक है? मैं कपड़े खरीदने चला गया, किसी दुकान में चला गया। अब मैं कौन से कपड़े खरीदूँगा जो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आएँगे। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएँगे, लेकिन अगर ग्रामीण उपभोक्ताओं की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पसंद के साथ-साथ वो कुछ अन्य कारकों पे भी ध्यान देते हैं। वो कारक हमें समझने हैं, वो पढ़ने हैं। जैसे पहला है सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर, ठीक है? सामाजिक कारक या फिर सोशल फैक्टर। इसमें परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और जितने भी होते हैं ना, उन सभी को उनका फाइनल रेफरेंस लिया जाता है। संदर्भ में सदस्यों का रवैया अंतिम चयन के लिए निर्भर करता है। सोशल फैक्टर मतलब अब मैं ये सोच लूँ, यार मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने गाड़ी ले ली और मैंने गाड़ी ली
उसकी मान लो रेनॉल्ट की ले ली, ठीक है, मैंने रेनॉल्ट की एक छोटी सी खरीद ली क्विड। अब मैं ये रेनॉल्ट की क्विड खरीदता हूँ और उस समय ये सोचूंगा कि भाई जब मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इनका इस गाड़ी के बारे में क्या ओपिनियन है। पता चले मैं घर पे गाड़ी लेके आऊं और घर पे लाती गाड़ी बोले ये क्या खरीद लिया, और वही नाश हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि भाई सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके परिवार के सदस्य उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रखते हैं, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट होता है सिचुएशन फैक्टर यानी स्थिति कारक। अगला क्या है, सिचुएशन फैक्टर, स्थिति कारक। अब स्थिति क्या है, मूल्य कितना है, उपलब्धता कितनी है, डीलर शर्त क्या रख रहा है, फैमिली इनकम कितनी। सिचुएशन में यही है ना, प्राइस, अवेलेबिलिटी, डीलर्स टर्म्स, फैमिली इनकम। अब एक बात बताओ, मैं कार खरीदने चला गया, मुझे कार खरीदनी है, मान लेता हूँ मारुति की कार खरीदने चला गया मैं, और मैं बोला कि मुझे डिजायर डिजायर गाड़ी चाहिए, ठीक है। बोला जी डिजायर गाड़ी है 12 लाख रुपए की, आपको, मेरे को टॉप मॉडल चाहिए था, और बोला कि डिजायर गाड़ी है 12 लाख रुपए की। ठीक है जी, 12 लाख बोला, मेरा बजट था 10 लाख, 2 लाख तो वैसे ही ऊपर चला गया, ठीक है। तो 2 लाख रुपए तो वैसे ही ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब मूल्य में स्थिति, मूल्य की स्थिति देखना जरूरी है। उपलब्धता, चलो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं 2 लाख का लोन फालतू करा लूंगा, जहां मैं 4-5 लाख का करा रहा था 7 का करा लूंगा। तो ये बता, गाड़ी कब तक दिला देगा मेरे को, ठीक है, मेरे घर पे गाड़ी कब तक पहुंच जाएगी। तो दूसरी बात बोले, ठीक है जी, एक काम करो, आप आज बुकिंग करा दो, आज बुकिंग करा दो, आज से 6 महीने बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी। यानी उपलब्धता कब है, आज से 6 महीने बाद। मेरे को चीज चाहिए अब और मैं 6 महीने बाद लूं। तो दूसरा फैक्टर होता है सिचुएशन फैक्टर में उपलब्धता, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीलर की शर्तें। डीलर कहता है कि भाई मैं तो आपको ना 3 फ्री सर्विस दूंगा, और कार्ड पे लिखा हो कि बोले आप कोई एडवर्टाइजमेंट देख के आए हो जिसमें लिखा हो कि 5 फ्री फ्री सर्विस मिलेगी, और डीलर बोल देना मैं तो 3 ही दूंगा। तो ये जो डीलर की शर्तें होती हैं उनके ऊपर भी बात बिगड़ जाती है कई बार। डीलर को बोला जाता है थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो, डीलर अकड़ जाता है, मैं तो नहीं देता, मेरी गाड़ी तो बढ़िया बिक रही है। डीलर के साथ तू मैं हो गई। तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है आपका डिसीजन बदल जाए। या फिर फैमिली इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी फैमिली इनकम कैसी है, आप वो डिजायर गाड़ी खरीद रहे हो, उसको अफोर्ड कर भी पाओगे या नहीं। मेरा चले गाड़ी की, एक मेरे मित्र ने किया था, थोड़ी महंगी गाड़ी खरीद ली थी, क्रूज, ठीक है। बाद में ये हो गया कि यार तेल कहाँ से डलाऊं, ये तो 7-8 की एवरेज देती है सारी, ठीक है। एक बार लग्जरी गाड़ी का शौक चढ़ा, गाड़ी तो खरीद ली, बाद में तेल की समस्याएं आई। तो कहने का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा कोई मित्र है नहीं, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया, ठीक है। जैसे पारिवारिक आय, फैमिली इनकम, भाई गाड़ी तो ले आओगे, तेल डलवाओगे कहाँ से, तो वो चीजें पारिवारिक आय आय में आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अनुमानित जोखिम, परसीव्ड रिस्क। अब ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अब मैं गाड़ी खरीदने गया था मारुति की, मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी की तो मुझे पता है मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। मैं आज 10 लाख की गाड़ी खरीदता हूँ, 2 साल 3 साल चलाने के बाद भी मेरे को 7 से 8 लाख रुपए में आराम से बिक जाएगी। दूसरी तरफ मैं एक गाड़ी खरीदता हूं जो कि कोई भी कंपनी लगा लो, जैसे कि एक्स एक्स वाई जेड लगा लो, चलो छोड़ो, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है, उसकी गाड़ी मैंने खरीद ली, ठीक है। और इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है। तो मार्केट वैल्यू में मैं अगर 2 साल चला के इस गाड़ी को बेचना चाहूं, और ये गाड़ी भी 10 लाख की आई थी,
और ये गाड़ी अब बिक रही है 4 लाख की, यानी 6 लाख का घाटा, यानी 6 लाख रुपए डेप्रिशिएट हो गया, मेरा मूल्यह्रास हो गया। और यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि उस कंपनी की एक मार्केट वैल्यू है, गाड़ियों की मार्केट वैल्यू है। तो यहाँ पे इसी चीज को कहते हैं परसीव्ड रिस्क, यानी जो आने वाले जो जोखिम है उनको पहले से कैलकुलेट कर लेना। जो आने वाले जोखिम है, जितने भी रिस्क हैं उनको पहले से कैलकुलेट कर लेना, ये क्या कहलाता है? अनुमानित जोखिम या परसीव्ड रिस्क। ठीक है, और इसमें भी यही बात बताई गई है। चलो, नेक्स्ट इज पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस, खरीद के बाद का अनुभव। अब खरीद के बाद का अनुभव क्या कहता है? अब आपने चीज खरीद ली, ठीक है, ग्रामीण उपभोक्ता है, खरीद ली व्यवहार में, ये अंतिम चरण है, ठीक है, फाइनल स्टेज। अब यहाँ पे आपने चीज तो खरीद ली, अब यहाँ पे आप चीज खरीद चुके हो, चीज खरीदने के साथ साथ आपको क्या देख रहे हो कि जो खरीदने का ना, आपने सामान खरीद लिया, अब आप उससे कितना संतुष्ट हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सबसे जरूरी है आपकी संतुष्टि, आपकी संतुष्टि। भाई आप कितना संतुष्ट हो प्रोडक्ट को खरीद के, ठीक है, ये सेटिस्फेक्शन की टर्म को दिखाता है। आपने चीज खरीदी, आप बार बार मतलब आप यह व्यवहार बार बार खरीदी या बार बार खरीदारी को बंद करने में परिलक्षित करता है। अब ये बताता है कि आप अगर उस प्रोडक्ट से संतुष्ट हो तो उस प्रोडक्ट को आप आगे भी खरीदोगे, अगर संतुष्ट नहीं हो तो आप दोबारा उस चीज को कभी नहीं खरीदोगे, ना ही किसी को खरीदने की सलाह दोगे। ठीक है, मान लो अब मैं बोल दूं कि भाई एक रेडमी का फोन है, ठीक है, एक रेडमी का फोन है, मैंने खरीद लिया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और दूसरा एक मेरा कोई मित्र है, मेरे साथ जाता है किसी शॉप में और बोलता है मुझे फोन खरीदना है, और वो रेडमी पे हाथ लगाता है, मैं एकदम से क्या बोलूंगा? क्या पागल है क्या, रेडमी क्यों खरीद रहा है? ये इतना घटिया फोन है, 4 दिन चलेगा, छठे दिन ये वैसे ही बेकार हो जाएगा। ढंग का फोन नहीं रहता, कोई क्वालिटी नहीं रहती। 4 दिन तो बढ़िया बढ़िया फोटो दिखाए खींचेगा, उसके बाद 5वें दिन इसकी कैमरा क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो ऐसी कुछ फैक्ट्स में जो मैंने महसूस किए होंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, वो मैं अपने मित्र को दूंगा, खुद भी नहीं खरीदूंगा और किसी और को भी नहीं खरीदने दूंगा। तो इस तरह के जो कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उपभोक्ता की उपेक्षा उपेक्षा या उत्पादन के प्रदर्शन आपस में सब जुड़े होते हैं। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब मैं कोई सामान खरीदता हूँ, वो कितना बढ़िया होगा ये मैं मन में सोचता हूँ, अगर वो उतना ही बढ़िया निकलता है तो मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? असंतुष्टि होती है, असंतोष महसूस होता है। ठीक है, अगर लेवल बराबर रहता है या ज्यादा हो जाता है तो बढ़िया है, लेकिन कम में दिक्कत है। यदि उत्पाद एक्सपेक्टेशंस को मेल खाता है तो संतुष्टि महसूस होगी, मेल नहीं खाता तो असंतुष्ट होंगे। और इन्हीं सभी चीजों को डिस्कस करके या डिटेल में एक समझ के एनालिसिस करके हम एक कॉग्निटिव डिसोनेंस लेते हैं, यानी संज्ञानात्मक असंगति पैदा होती है। यानी संज्ञानात्मक असंगति क्या है कि ओवरऑल जो हम डिसीजन लेते हैं, फाइनल चीजें उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, मार्केटर्स शुड बी टेक केयर प्रॉपर केयर इन डेवलपिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स। मार्केटर्स को ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे ना नॉलेजेबल थिंग आ गई कि भाई कंक्लूजन में ये है कि भाई मार्केटर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितने अप्रोप्रिएट है। ठीक है, कितने अप्रोप्रिएट है, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही से काम करने चाहिए, जो बातें वो कर रहे हैं वो पूरे होने चाहिए, जो क्लेम्स, जो दावे वो कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि उत्पाद को सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वो उत्पाद एक्चुअल में जितना है उतना उसको बताया जाना चाहिए। यानी क्लेम्स जो है वो सही निकलने चाहिए, दावे सही निकलने चाहिए। और जो उत्पाद होता है, मार्केटर्स कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बाय कांग्रेचुलेटिंग कस्टमर्स फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट। और ये क्या होता है कि अब जैसे कि एक एक ये मार्केटर की ना बहुत एक सिंपल सी का तरीका होता है, ये पॉइंट समझिए इसको।
अब जब एक मार्केटर होता है ना, वो कैसे क्या करता है कि जैसे वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है उसको बधाई दे, खुश दे कि भाई बधाई हो, आपने ये सब प्रोडक्ट खरीदा है, आप बहुत खुशकिस्मत है जो आप आज ये गाड़ी अपने घर लेके जा रहे हैं। इस तरह की अगर मतलब एक वेल विशेस दे देते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है उसको भी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ यार प्रोडक्ट तो ठीक होता कुछ नहीं है। अब देखो सिंपल से एक ना इसका भी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। कोई जब हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है? तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि गाड़ी जब हम खरीद लेते हैं, फाइनल परचेज़ कर लेते हैं, तो कंपनी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो एक बड़ी-सी गत्ते वाली चाबी लाके और बाहर खड़े होके, सामने खड़े होके चाबी हैंडओवर करते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्या उस गत्ते वाली चाबी से गाड़ी चलती है? लेकिन नहीं, लेकिन वो एक सिंबल है कि भाई आपने गाड़ी खरीदी है, आपको मुबारकबाद, आपको ये समा मुबारक हो, ये मोमेंट जो है वो आप फ़ोन में, कैमराज़ में ये कहीं न कहीं कैप्चर कर लो, ताकि आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव बढ़ जाए, ठीक है? और मार्केटर्स को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? और टेस्ट पोर्टल एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर उस पे देखिए, रीजनिंग की क्लासेस आपकी कंटिन्यू शुरू हो गई हैं। रीजनिंग की क्लासेस लोहान सर ले रहे हैं, ठीक है? टेस्ट पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जितना जल्दी हो सके भाई फटाफट इस चैनल को ना 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करवाओ। 950 पे पहुंचे हैं बस आज अभी तक हम, ठीक है? 50 सब्सक्राइबर की हेल्प है, फटाफट फटाफट शेयर करवा दो जल्दी। ओके, बाय फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।